हो चुकी है पीर पर बस सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे शेरनियों, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज तारीख है 1 जनवरी 2024, मतलब नया वर्ष आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2024। हम आशा करते हैं कि 2024 आपको वो मुकाम मिले जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हो 2024 में प्राप्त करें। मैं आशा करता हूं एक नई शुरुआत करें। 2024 एक आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं और 2024 में जो हमें पाना है उसको पाकर ही रहेंगे, ये प्रण या प्रतिज्ञा लेते हैं। तो एक बार पुनः आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हम लोगों ने पिछली क्लास में लगभग 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। आज उसी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए 5वीं सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। आज भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वही क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा रात में न्यू ईयर की पार्टी में थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैनेज करिएगा। तो हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे वो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को ही टारगेट करेंगे और वही हम टारगेट कर रहे हैं। आज की जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे से आप लोग इसको भी तैयार करिएगा। आई होप कि आप लोगों ने पिछली क्लास को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो एक शायरी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। सुनिए। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो हम लोगों ने ठान लिया है कि इस बार 24 में वर्दी को प्राप्त करना है, तो इस बार वर्दी को प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे मंजिल को प्राप्त करके ही रहेंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आती हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे हौसलाओं को बुलंद करता है। अगर आप लाइक करेंगे, हम मोटिवेट होंगे, तो हम आपके लिए और अच्छे से काम करेंगे, अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे। वैसे मैंने प्रण लिया है कि हम आपका ये जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो अगर कोई बाधा नहीं आती तो हम कंटिन्यू इसको एग्ज़ाम तक करेंगे। तो हम जिस तरह से प्रण लिए हैं वैसे आप भी प्रण लीजिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करेंगे, अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा ही जाएगा, क्योंकि बोर्ड मार्क्स जो होता है ये बोर्ड मार्क्स पे आधारित क्वेश्चन है। बोर्ड मार्क्स से एक क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप 10 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पिछले 10 साल के, उसमें बोर्ड मार्क्स के 1-2 सवाल हर हाल में होते हैं। तो बोर्ड मार्क्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैंने पिछले 4 प्रैक्टिस सेट में 3 बोर्ड मार्क्स के सवाल कराए हैं, 3 से 4-5 सवाल लगभग ये क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बोर्ड मार्क्स पे अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार देखते हैं। पहले करने का तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं माइंड में करने का ही प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 60 डिवाइड बाई, मतलब ब्रैकेट है 3 का क्यूब गुणे 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 29 माइनस 26 माइनस 31 और 26 और 31 पे बार का चिन्ह है। तो देखो बोर्ड मार्क्स क्या कहता है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलती करेंगे, हर हाल में गलती करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स आप लोगों ने तो ये पढ़ लिया है। बोर्ड मार्क्स BOD बोर्ड मार्क्स, इसमें B का मतलब होता है पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं मल्टीपल को सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर आखिरी में घटाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक यहाँ पे वो दे दिया है बार, जिस मुंडी पे जो होता है वो दे दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। बोर्ड मार्क्स में इतना तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में एक ये नहीं पढ़ा होगा, वी बोर्ड मार्क्स होता है। बोर्ड मार्क्स नहीं, वी बोर्ड मार्क्स होता है। वी मैंने बार, पहले हम बॉल को सॉल्व करते हैं, फिर बॉल के बाद ही ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बॉल को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले बार है, देखिए 26 माइनस 31 पे बार है, ना कि माइनस पे बार। तो 26 माइनस 31 को सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह से होगा
60, क्वेश्चन में 60 बड़ा ब्रैकेट है, फिर मंझला ब्रैकेट है, 3 का क्यूब तो हम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्यूब कर सकते हैं। 3 3 9 27, 27 गुणे तो फिर क्या है माइनस, देखिए माइनस के ऊपर बार नहीं है, 26 माइनस 31 पे बार है। इसी क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, हर हाल में एग्जाम में गलती करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेके आए। तो 26 में से, अब बार को पहले सॉल्व करेंगे तो 26 माइनस 31, 26 में से 31 को माइनस करेंगे तो -5 बचता है, -5 बचता है तो माइनस और -5 और माइनस प्लस, ठीक है। 26 माइनस 31 -5 बचता है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगा ली। देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वैसे आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, माइंड में करना है, फास्ट तरीके से करना है, कम ऑन फास्ट तरीके से। इसको हम पूरा कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है। 27 दूना 54। फिर छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो 29 में 5 जोड़ेंगे कितना होता है, 29 में 5 जोड़ेंगे 34 होता है। तो छोटा ब्रैकेट का तो काम खत्म। अब हमें सॉल्व करना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अब मझले वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 34 में 54 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 20। 34 में 54 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20, मतलब मझला वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए 60 डिवाइड बाई है 20, अब 20 को 60 से भाग देंगे, 60 को भाग देंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देवसेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड मॉस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले ही हैं, आ ही सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया हूँ। अब आशा करता हूँ कि आप लोग तैयार कर लेंगे। इसका आप आंसर हो जाएगा 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सथी और रथिन, दो लोग हैं, सथी हैं और रथिन हैं, ने 6:5 में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन कुछ महीनों बाद सथी ने अपना पैसा उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकाल लिया। यदि 12 महीने के अंत में लगभग 7:10 के अनुसार सथी और रथी के बीच साझा किया गया था, तो रथी ने कितने महीने अकेले निवेश किया, यानी रथी ने कितने महीने अकेले निवेश किया। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, देखो करने का तरीका क्या होता है, ये है सथी और ये है रथिन, ये है सथी और रथिन। सथी और रथिन जो इन्वेस्ट करते हैं 6:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो 6:5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट है। देखिए एक प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमेशा, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, ये प्रॉफिट होता है। और हमें टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम देखो टाइम कितना दिया गया है, रथिन का तो चलिए हम इसको छोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, रथिन का तो 12 दिया गया, इसका x दिया गया। फिर बोला गया है कि जो 12 महीने बाद प्रॉफिट होता है, यानी इन दोनों का गुणा जो होता है, इनकम इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो होता है, वो हमें प्राप्त होता है 7:10 के। 7 सथी को 7 प्राप्त होता है तो इसको 10 प्राप्त होता है। अब इसका करने का तरीका क्या होता है, लेकिन देखो हम इसको हटा देते हैं, सीखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सीखिए। देखिए सथी और रथिन जो है 6:5 में इन्वेस्ट करते हैं और उसे 7:10 में प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो हमसे पूछता है कि कितने महीने तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो पहले दोनों का निकालते हैं। तो दोनों को निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, देखो तिरछा गुणा कर लो, तो 7×5 = 35 अनुपात 10 = 60। अब इसको काट दो, 35 5 से काटिए, 7×5 = 35, 5 से काटिए, 12×5 = 60, यानी 7/12। देखो सथी 7 महीने तक इन्वेस्ट करता है और वही रथिन 12 महीने तक इन्वेस्ट करता है। आ गया कि नहीं, देखो तो हमसे पूछा कि जो रथिन है
रथिन रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था? तो रथिन अकेले 12 महीने तक इन्वेस्ट किया था। यानी देखो क्वेश्चन को समझो, सथी और रथिन ने 6:5 में इन्वेस्टमेंट किया और उसे प्रॉफिट 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन बीच में सथी जो है वो छोड़ देता है। ठीक, तो उसे कितने महीने तक उसको जो रथिन है उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी फॉर दादा आप सही हो जाएंगे। यानी रथिन अकेले 7 महीने तक इन्वेस्टमेंट करता है। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ए और बी एक काम को करते हुए डी दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी जो है वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो डी दिन में काम को पूरा कर देते हैं। लेकिन अकेले काम करने में ए को 8 + डी दिन लगता है, वहीं बी को 18 + डी दिन लगता है। तो डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन तैयार करने के तरीके क्या होता है। देखो ए और बी दोनों मिलकर डी दिन में काम को कर सकते हैं, लेकिन पूरा कर सकते हैं, लेकिन अकेले काम करने में ए जो है 8 + डी दिन में करता है, वहीं बी जो है 18 + डी दिन में काम करता है। तो हमसे डी पूछा है, तो डी देखो ऐसा करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 × 18। 8 × 18 तो 18 क्या होता है 144। तो डी बराबर हो जाएगा 12, मतलब डी का मान हो जाएगा 12। यहाँ हमसे पूछा डी का मान पूछा है, डी का मान होता है 12। हमसे अगर यही पूछता कि ए कितने दिन में काम पूरा कर सकता है तो 12 8 20 दिन में, बी का पूछता तो 12 18 और 12 30 दिन में। तो हमसे डी का मान पूछा है 12 दिन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन होगा। देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, डरा रहा है, लेकिन छोटू सा इसका सॉल्यूशन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी 12 दिन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, यदि 16 व्यक्ति दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिन में से बनाने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से उड़ा सकते हैं। देखो करने का तरीका क्या होता है। 16 आदमी जो हैं वो 15 दिन में एक दीवार को बना लेते हैं। ठीक, लेकिन उसी दीवार को बनाने में, दीवार को 8 दिन में बनाना है तो कितने आदमी की ज़रूरत होगी? तो हम मान लेते हैं x आदमी होंगे तो 15 दिन में दीवार को बना लेंगे, यानी 8 दिन में बना लेंगे, यहाँ 15 दिन, सॉरी समझिए, फिर से समझिए। ये 16 आदमी 15 दिन में दीवार को बना लेते हैं, तो वही दीवार को 8 दिन में बनाने में, यानी 8 दिन में बनाना है तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो हम मान लेते हैं कि x आदमी 8 दिन में दीवार को बना लेंगे। तो ऐसा करते हैं, काट पीट देते हैं, 8 को काटिए, 8 दूनी 16, तो x बराबर 30 दिन। देखिए एक लाइन का है, इसको आप खराक से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर दादा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 दिन में 30 व्यक्ति 8 दिन में एक दीवार को बना सकते हैं। 30 डे नहीं होगा, सॉरी 30 व्यक्ति होंगे, मैन 30 व्यक्ति उसको बना सकते हैं। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वही हम आपको करके दिखा है कि देख लीजिए, आपके आँखें खुल जाए, कितने आसान तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको उसकी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज बड़ा कर दी जाती है कि आप डर जाएं, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन गंगा के लाडले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधे राधे राधे
राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। अगला क्वेश्चन पढ़िए एक बार। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार हम पढ़ते हैं। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मिनट में लंबे प्लेटफार्म को पार कर लेती। सरकार मिनट है यहाँ पे, मिनट काट दीजिए, 450 मीटर हुआ। यानी 78 किलोमीटर पर घंटा की गति से रेलगाड़ी चलती है और 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। तो ये सबको पता है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये फार्मूला सबको मालूम है। कितने लोग को मालूम है, जरा कमेंट करिएगा, कमेंट करिए। आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपको माइंड खुलेगा, माइंड तेज काम करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे क्या करते हैं। देखो जो हमसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो पहले हम क्या निकालते हैं। देखो टी बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हमसे दूरी पूछा है, नहीं ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों तो जोड़ा जाएगा। तो देखो लंबाई हो जाएगा, लंबाई ट्रेन की और लंबाई प्लेटफॉर्म की बटा चाल पूछा है, चाल एस पूछा है। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये याद ही होगा सबको। अब देखो ये इतना कर दिए। अब देखो यहाँ पे मान रखना ही है। तो टी का मान हमसे क्या दिया, 27 सेकंड, यानी 27 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है और प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, 450 मीटर है। अब देखो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। 78 किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 × 88 गुणा कर देते हैं। ये आपको याद करना होगा। देखिए कैसे होगा, ये कैसे होगा। एक किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब मीटर पर सेकंड, घंटे को सेकंड में बदलेंगे, तो 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड होते कि नहीं होते। तो 2 जीरो काटो, अब 10/36 काटो, 5 दूनी 10, 18 36। वही तो लिखा है, कुछ दूसरा लिखा है, वही लिखा है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ट्रेन की जो लंबाई है वो ज्ञात हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई ज्ञात हो जाए। तो देखो ऐसा करते हैं, एल गुणे टी आसान करने के लिए, प्लस 450, इसको इधर गुणा करें, 27 × 78 × 5 × 18। देखो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 3 6, 2 9 18 39। देखो क्या बन जाएगा, 5 3 15, 15 × 39, 15 को 39 से गुणा करेंगे तो 15 × 39 तो 450। तो 15 × 39, 15 9 400, 450, 450। तो लंबाई ट्रेन की हो जाएगी, नहीं सॉरी 450 नहीं होगा, 39 × 15। तो 39 × 15 देखो करते हैं, 15 नहीं है, 5 13 15 45 और 45, 585, यानी 585 हो जाएगा। तो 585 में 450 घटाएंगे, 750 को घटाएंगे तो ट्रेन की लंबाई जो ज्ञात हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 8 में 5 गया 3, 135 मीटर, 135 मीटर आपका ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। हमसे ट्रेन की लंबाई ही पूछा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। क्या देखें, एक बार फिर से देखते हैं। हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो टी बराबर जो होता है समय बराबर होता है
दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो हमें ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों दिया है, दोनों ज्ञात करना है, क्योंकि आप ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते, ट्रेन की लंबाई भी ज्ञात करना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी। तो देखो समय हमें दिया है t 27 सेकेंड, ट्रेन की लंबाई याद करना है, प्लेटफॉर्म का दिया है 450 मीटर, और हमें समय दिया है 78 किलोमीटर पर घंटा में दिया था, उसे मीटर पर सेकंड में बदल दिए। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में 135 मीटर ट्रेन की लंबाई ज्ञात हो जाती है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने का तरीका करिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 18 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, स्थिर जल में, पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, यानी जो एक जल है स्थिर है, वो 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चलाती है, ठीक है। जबकि वह धारा के विपरीत, मतलब धारा, इसी धारा है तो धारा के विपरीत वो सिर्फ 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव ही चला सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर पर घंटा में, ये पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। देखो करने का तरीका क्या होता है, यही यहाँ पे यही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है। तो देखो रजनी जो है, इस पहले हम स्पीड निकालते हैं, रजनी का स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड ऑफ रजनी क्या होता है, क्या दिया है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 135 किलोमीटर, समय क्या दिया है 7.8 घंटा, किलोमीटर पर 7.5 दिया है। तो इसको हटाते हैं, 10 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 5 1 5, 15 5 75, 9 से कट जाएगा। राधे राधे राधे, यानी 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो रजनी की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल जब है तब, ठीक। लेकिन धारा के विपरीत, जब स्थिर जल नहीं है, जल धारा जो है वो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित में उसकी स्पीड क्या है, तो हम अपस्ट्रीम निकालते हैं। स्पीड जो है अपस्ट्रीम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 48/4, 12 किलोमीटर पर घंटा, 12 किलोमीटर पर घंटा अपस्ट्रीम जो है। तो हमसे पूछा क्या है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा जो बह रही है उसकी चाल क्या है। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमें 12 किलोमीटर पर घंटा क्या दिया है, अपस्ट्रीम दिया है, धारा जो प्रवाहित हो रहा है, विपरीत धारा प्रवाहित हो रहा है, अपस्ट्रीम दिया है। तो धारा क्या है, रजनी की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम बटा ये बराबर 12 किलोमीटर दिया है। तो रजनी की स्पीड कितना है 18, यस कितना थे 12, 18 12 जोड़ेंगे 30, सॉरी 12 इधर आएगा, प्लस माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, सॉरी 18, यस क्या हो जाएगा 12, 18 में 12 गया 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा की 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्ट्रीम धारा की चाल होगी। कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी, फिर से डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो वाओ, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, यानी इकाई के स्थान का अंक याद कीजिए, ये हमसे पूछा है, ठीक। क्वेश्चन क्या है एक बार लिखते हैं। देखो क्वेश्चन है 2137 की पावर 753, ये इसका हमें यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट क्या करना है, इकाई का स्थान याद करना। तो देखो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए। जैसे किसी के आपकी शादी किसी से हो रही, तो आप दुल्हन से मतलब रखेंगे, ना कि उनकी सहेलियों से।
तो यहीं पे यहाँ भी ये 7 जो है दुल्हन है, इकाई का स्थान, ये तो इसकी सहेली है। तो हमें सहेली से क्या मतलब, सहेली पे तो हमें फोकस नहीं करना है, शादी के दिन हमें उनके दुल्हन पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पे 7 पे फोकस करते हैं, तो हमें 7 का स्क्वायर 753 होता है। अब देखिए कहोगे गुरु जी 7 की पावर 753 हम कैसे याद करेंगे, तो रुको ज़रा सब्र करो, बता रहे हैं। 7 की साइकिलिटी रूल क्या कहती है, 7 की साइकिलिटी रूल बोलती है कि 4 के बाद 7 जो 4 के बाद हर 4 के बाद सेम होती जाएगी। तो इसकी साइकिलिटी कितनी है, 4 है। तो हम 753 को 4 से भाग दे देते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 का डिजिबिलिटी रूल क्वेश्चन करने का तरीका देखो, यहाँ पे डिजिबिलिटी रूल भी प्रयोग होता है। तो 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम कोई भी संख्या का अंतिम 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह संख्या पूरी की पूरी तरीके से 4 से डिवाइड होगा। तो 2 संख्या कितना 53 है, 53 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 1 के 4, 1 13, 4 4 3 12, 1 रिमाइंडर बचता है। तो 7 की पावर 1, आपका आंसर जो हो जाएगा 7, यानी इसका इकाई का स्थान जो है वो 7 ही होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। बस डाटा चेंज होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें डिजिबिलिटी रूल भी प्रयोग होगा, साइकिलिटी का रूल भी यूज होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने उड़ा दिया। देखो ओहो हो, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन है। देखने में छोटू सा लग रहा है, घाव करेगा गंभीर। देखने में छोटा लगे, घाव करेगा गंभीर। देखो क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, which ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन करना आसान बात नहीं होता, सबके बस की बात नहीं है, बहुत आसान नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 बातें याद करना होगा। आपको डिजिटल सम पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। इसके 3 रूल, अगर परफेक्ट स्क्वायर याद करने के 3 रूल याद होना चाहिए। क्या याद करना होना चाहिए, देखो पहले समझते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। पहले समझिए, देखो 1 का स्क्वायर 1, ऐसे करते हैं। देखो जितने तक आप स्क्वायर लिख सकते हैं, जितना आपको याद हो स्क्वायर, हमने बोला था 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। किन लोगों को याद हुआ ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन लिख रहा है। तब तक हम समझा रहे हैं, समझिए, लिखिए आप लोग तब तक इधर देख रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। चले अब इसके आगे जितना आप लिख सकते हैं वो आप लिखिए, खट से लिखिए, 50 तक लिखते चलिए। हम समझाना क्या है वो समझिए। देखिए 1 का अब यहाँ डिजिटल सम क्या होता है, देखो डिजिटल सम क्या होता है, देखो जैसे कोई संख्या है 1234 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4, यानी इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10 को फिर से जोड़िए 1, यानी 1 2 3 4 का 1234 का डिजिटल सम 1 होगा। डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में होता है, ये ध्यान रखिएगा, डबल डिजिट में नहीं होगा। तो इसका डिजिटल सम 10 आया था, तो फिर से इसको जोड़ेंगे 1 + 0 1। अगर 12 आता तो 1 + 2 3, 12 का, ठीक, यह डिजिटल सम होगा। तो इसका डिजिटल सम देखते हैं। हम समझाना क्या है वो समझिए। आप लिखिए 50 तक का स्क्वायर लिखिए कापी में, 1 से 25 तक के क्यूब लिखिए आप लोग। तो 1 का डिजिटल सम 1 ही होगा, डिजिटल सम 4 का डिजिटल सम 4 ही होगा, 9 का डिजिटल सम 9 ही होगा। अब देखो 16 का डिजिटल सम क्या होगा, 6 1 7, ठीक। 25 का डिजिटल सम क्या, 5 2 7। 36 का डिजिटल सम जो है वो हो जाएगा 6 3 9। 49 का हो जाएगा 9 4 13, फिर 13 में फिर जोड़ करेंगे 4, यानी 49 का डिजिटल सम 4 होगा, ना कि 13, क्योंकि हमें इसका रूल होता है डिजिटल सम का कि ये सिंगल डिजिट में ही आएगा, ठीक है। 64 होगा 6 4 10, लेकिन ये हो जाएगा 1 8 1 9, 100 जो होगा 1। देखो अब यहाँ हम क्या समझाना चाहे, देखिए पहला रूल क्या होता है, पहला रूल देखिए यहाँ लिख रहे हैं, किसी भी संख्या का डिजिटल सम जो है
वो 1 4 7 9 यही हो सकता है, यही होगा। किसी भी संख्या का जो डिजिटल सम है 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा। देख लीजिए, आप 1 से 50 तक का स्क्वायर लिखिए, उसका डिजिटल सम निकालिए, 1 4 7 9 ही आएगा। देखिए 1 4 7 9, फिर 4 1 9 1, यही आएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है। फिर देखो ये तो होगा, समझ गए होंगे। फिर क्या, यूनिट डिजिट। दूसरा देखो यूनिट डिजिट, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जब होगा, जब ये संख्या लास्ट में नहीं आएंगी। 2 3 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये संख्या यूनिट डिजिट में नहीं आएंगी। किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जब होगा जब 2 3 7 8 नहीं आएगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, 12 का निकालिए, 12 के 144, 11 के 121, देख लो 2 3 7 8 नहीं आएगा यूनिट डिजिट। फिर तीसरा रूल क्या कहता है, किसी संख्या का 1 से 25 तक की संख्या का स्क्वायर करने पर जो लास्ट के 2 डिजिट आते हैं, वही संख्या उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 1 से 25 तक के लास्ट 2 डिजिट के बराबर ही होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ये 3 प्रॉपर्टी अगर आपको याद होंगी, तभी ये आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर वैसे आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। अब देखो, हम 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 2 20 163, 21 316। तीसरा ऑप्शन है 10 404। चौथा ऑप्शन है 14 641। अभी पूछा है इस 4 में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो देखो पहला रूल अप्लाई करते हैं, डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। तो पहला का डिजिटल सम क्या होगा, देखो पहला क्या है 20 1 6 3। तो देखो डिजिटल सम पहले में अप्लाई करते हैं। तो 2 1 3 6 3 9 9 और 3 12 12 12 3। 2 1 3, ठीक है। तीन आ गया। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी में याद है कि किसी भी संख्या का पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर जब ही होगा जब उसकी डिजिटल सम 1 4 7 9 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मतलब यही नहीं है, साफ बात। और 3 के 3 है, हम आगे सवाल भी नहीं करेंगे। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी याद है तो आप 10 सेकंड में सवाल को उड़ा सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी याद है। अब हमें आगे दो की यूज नहीं करना है, मालूम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि n 59 21 11 से विभाज्य है, ठीक, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिए। संख्या n है, 59 है, 21 है, तो 11 से विभाज्य है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, n + 9 + 1, n + 9 + 1 माइनस 5 + 2। ये संख्या या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 11 आएगा। ठीक, या तो 0 या 11 के बराबर होगा। 0 था 11, तो देखो 9 1 10, 0 हटा दो, 11 ही इसका 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य। तो n + 9 1 10, n + 10 - 7 बराबर 11। ठीक, तो n बराबर 3 बराबर 11। ठीक, तो n बराबर 8, यानी यहाँ पे संख्या 8 होगा, यानी ये संख्या होगा 85 59 21, 85 92 1। ये संख्या होगा जहाँ n का मान n होगा, n का मान 8। ये संख्या पूरी की पूरी तरीके से 11 से विभाज्य है। कहते हैं लोग को समझ में आया। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ पूछा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम पूछा है। ये क्वेश्चन एलसीएम पूछा है
2018 के एग्जाम में पूछा ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 52, 78, 156 का लघुत्तम समापवर्तक उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखो 52, 78, 156 का एलसीएम, यही आप लोग को मोस्ट याद है, आप फास्ट तरीके से करते हैं, तो इसी तरीके से हम भी बता दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। नहीं, इसके और तरीके हैं ज्ञात करने का। तो देखो 2 से काटो, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 26 दूना 52, 39 दूना 15, 2 सत्ते 14, 78, फिर से 2 से काटो, 13 दूना 26, 39, 2 3 6, 39, 3 से काटो, 13, 13, 13, 13 से काटोगे 1 1 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 दूनी 4 3 12, 12 गुणे 13, 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 हो जाएगा 3 दूनी 6। देखो लास्ट का ये 6 है, जो संख्या ऑप्शन में 6 हो वही टिक मार दीजिए। 156 मतलब 156 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ ना हमारे उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये नॉर्मली सब क्वेश्चन था, सभी लोग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, एलसीएम एससीएफ से एक 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखो, एचसीएफ पूछा है, भिन्न में है, लेकिन संख्या क्या 3/4, बट फिर दूसरी संख्या 7/8 और 13/14 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। द एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इससे देखो, इसका एचसीएफ निकालने के लिए, जिसमें संख्या भिन्न है, संख्या में है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, A/B, C/D, E/F का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, एल ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ACE, और नीचे का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या है, BDF, ये होता है। जब भिन्न में संख्या एचसीएफ पूछे तो ऊपर की संख्याओं का सभी का एचसीएफ निकाल दीजिए, नीचे का सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखो कैसे होगा, तो हमें निकालना है एचसीएफ। ऊपर की संख्या क्या है, 3 7 13, 3 7 13, ठीक। नीचे एलसीएम, एलसीएम क्या है, संख्या क्या है, 8 4 8 14, 4 8 14। देखो अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वह संख्या जो सभी में कॉमन हो। तो 3 7 13 में कोई संख्या आप बताइए, कौन सी संख्या है ये जो कॉमन है, 3 में 7 में 13 में कॉमन। जब देखो, जब कोई किसी का साथ नहीं देता है, 3 7 13 में कोई कॉमन नहीं, ठीक। लेकिन एचसीएफ निकालना है, तो देखो क्या संख्या होती है, जब कोई संख्या किसी का साथ नहीं देता है, तो एक कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम हैं आपके साथ। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, 3 7 13 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या होता है, जो सभी में हो और हाईएस्ट नंबर हो। तो 4 8 का एलसीएम पहले निकालो, 4 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होगा। 8 और 14 का एलसीएम कितना होगा, 56 होगा। निकाल लीजिएगा, निकालिएगा, ये आपका एबिलिटी 56 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बोलो बाबा बालकनाथ की जय। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको एलसीएम निकालना भी बता दिए, एचसीएफ निकालना बता दिए। अब देखिए, ओ हो वाह, क्या क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 60 है। ये 2 संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 2 है, एलसीएम 60 है। उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी पहली संख्या मान ली, पहली संख्या से दूसरी संख्या x + 14 यानी 14 अधिक है। तो छोटी संख्या याद कीजिए, छोटी संख्या याद कीजिए। देखो क्या होता है, देखो एचसीएफ, इसको हम कई बार बताएं, एचसीएफ गुणे एलसीएम जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। मैंने पहली क्लास से ये बताना शुरू किया है कि इस पे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, कई बार बताना प्रयास किया। अगर पिछली क्लास देखा होगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो तो क्या होता है, हमें क्या दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 2, एलसीएफ कितना दिया है 60। पहली संख्या हम मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या बोला है, दूसरी संख्या जो पहली संख्या से x + 14 अधिक है, ठीक। तो 6 दूनी 12 120, x² = 14x,
तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120, ये तो एक इक्वेशन बन गई। अब देखो संख्या आराम से निकल गया। 14 को ऐसे तोड़ो जो एक जोड़ने घटाने पे 14 है, बल और गुणा करने पे 120 है, तो संख्या क्या है? देखो 20 गुणे 6 होता है कि नहीं? 6 गुणे 20, 6 दूनी 12, 120, 20 गुणे 20 छक्का 120, और 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 14। तो सबसे छोटी संख्या से पूछा, छोटी संख्या 6, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। आपसे पूछा दूसरी संख्या क्या है, तो 14 दूसरी संख्या 20 है। देखो 6 से 14 अधिक है कि नहीं है? अधिक है, तो सेटिस्फाई भी करा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए। चलो चलते हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो करते हैं। किसी वृत्त की व्यास को दुगुना किया है। कोई वृत्त है, उसके व्यास को अगर हम दुगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखो कोई एक वृत्त है, ये वृत्त है, और इसी के व्यास को हम दुगुना कर दें, यानी बड़ा दुगुना कर दें। अरे वो इस पर ध्यान मत दीजिए, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो एरिया जो होता है, वृत्त का एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो पुराने वाले जो है, देखो ओल्ड वृत्त और न्यू वृत्त, पुराने वाले का जो व्यास है उससे दुगुना किया जाता है। तो त्रिज्या जो है, मान लो ये जो त्रिज्या है, चाहे त्रिज्या को डबल कीजिए चाहे डायमीटर को डबल कीजिए, बात एक ही है। तो त्रिज्या मान लेते हैं कि पहले वाले की त्रिज्या 1 है, तो दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दूसरे वाले की त्रिज्या डबल हो जाएगी। ये डायमीटर था, चाहे डायमीटर को डबल करिए चाहे त्रिज्या को डबल कीजिए, बात एक ही है। तो हमसे देखो पूछा है, तो जो न्यू है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो एरिया कितना निकलेगा? पुराने वाले का एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर 1 का गुणे 1, ये पाई गुणे आर स्क्वायर 4, 2 2 कर गया 1:4, यानी पहले का जो क्षेत्रफल था उसका क्षेत्रफल 1 है, तो कितना गुना बढ़ा? 4 गुना। 1 गुणे 4 गुना बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स, यानी जो अगर वृत्त है, वृत्त का डायमीटर को अगर डबल करोगे तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब ऑप्शन नंबर ए मार आते हैं 2 गुना या 8 गुना मार आते हैं, लेकिन ध्यान देना 4 गुना बढ़ता है। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपके लोग के लिए होमवर्क में है, देखते हैं कितने बच्चे इस होमवर्क में है। इसका जो आंसर है आप लोग सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद पढ़िए, ठीक है। हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप एक नए जोश और जुनून के साथ 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। हम लोगों ने ठान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया है कि 24 में वर्दी लेनी है तो वो लेनी है। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।